सर्वर्स बना सकते हो या दे सकते हो। लेट्स सपोज उसको नीड पड़ी सर्वर 1 को यूज़ करने की, ठीक है। वो क्या करेगा, कॉल करेगा उस सर्वर ए को, सपोज करते हैं वो गिटहब का है, ठीक है। उससे वो स्कीमा मांगेगा, क्लाइंट क्या मांगेगा, स्कीमा मांगेगा कि भाई उसके पास कौन कौन से टूल्स अवेलेबल है टू यूज़। वो क्या करेगा, स्कीमा प्रोवाइड करेगा और फिर ये जो क्लाइंट है उसको बताएगा कि भाई इसको ये मेरे पैरामीटर्स आर्ग्यूमेंट्स है ये लो और इस पे काम करो। एमसीपी सर्वर उसको परफॉर्म करेगा आपके बिहाफ पे, ठीक है। तो कनेक्टिविटी बहुत इजी हो रही है एमसीपी सर्वर की। अब यही सर्वर आप चाहे तो डिप्लॉय कर दो, ग्लोबली कोई भी यूज़ करे, इंटीग्रेशन सिर्फ एक बार है और यूज़ अनलिमिटेड है, जितना आप चाहो, जितने आपके पास टोकन्स अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। क्योंकि बेसिकली ये भी तो एलएलएम ही चलाएगा ना। तो ये चीज़ हो गई हमारी एमसीपी सर्वर, समझ आ रहा है। बहुत छोटी सी थ्योरी मैंने रखी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। बाकी अगर थ्योरी देखने को जाएँ तो हमारे पास एमसीपी सर्वर में बहुत सारी चीज़ें हैं। एमसीपी सर्वर्स क्या होते हैं, क्लाइंट्स क्या होते हैं, किस तरह से बनते हैं, उसके अंदर क्या क्या फीचर्स अवेलेबल होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके पास एमसीपी के अंदर है। आर्किटेक्चर, वर्जनिंग, इसके अंदर व्हाट इज़ एमसीपी, ये सारी चीज़ें, स्पेसिफिकेशन क्या होती हैं, ये आपके पास एमसीपी सर्वर में है। अब जेमिनी सीएलआई, अभी हम एमसीपी बनाना नहीं सीख रहे, सर्वर बनाना नहीं देख रहे, ठीक है। आपको करना क्या है, अब हम देखते हैं जेमिनी सीएलआई के साथ एमसीपी सर्वर को इंटीग्रेट कैसे करते हैं। बिल्ट इन एमसीपी सर्वर मैंने बताया बहुत सारे हैं, ठीक है। तो हम किसी भी एक सिंगल एमसीपी सर्वर को यूज़ करते हुए उसको इंटीग्रेट करके देखते हैं अपनी सीएलआई के साथ, जेमिनी की, ठीक है। क्योंकि ये एक एजेंट है तो एजेंट के पास मल्टीपल टूल्स हो सकते हैं, जैसे वेब सर्वर, वेब फेच, राइट फाइल, ये जो इसके टूल्स हैं, ठीक है। इसी के साथ एक एमसीपी का भी टूल होगा जिसके अंदर हम क्या कर देंगे, अपने सर्वर कनेक्ट कर देंगे, विच मीन्स कि अब हमारा एजेंट यानी जेमिनी सीएलआई उन सर्वर्स को यूज़ करते हुए अपनी इंटीग्रेशन को या आपके यूज़ को और आसान बना सकता है। समझ आ रही, ठीक है। तो मुजफ़्फ़र से मैं पूछता हूँ, मुजफ़्फ़र एमसीपी रेडी? तो मुजफ़्फ़र इंटीग्रेशन आपको करवाते हैं किस तरह से करनी है, ठीक है। अच्छा, हमने एमसीपी सर्वर की थ्योरी तो देख ली कि किस तरीके से एमसीपी सर्वर को मतलब क्या यूज़ करते हैं, किस तरीके से यूज़ करते हैं कि एक बना बनाया टूल जो कि आप मतलब जो होस्टेड है पहले से ही, आप उसको जस्ट यूज़ कर रहे हो अपने काम के लिए, सही है। अब चाहे एमसीपी सर्वर्स तो बहुत तरह के होते हैं, उनके अंदर अलग अलग टूल्स होते हैं। जैसे एक फायरबेस का एमसीपी सर्वर है तो फायरबेस के ही टूल्स होंगे उसमें। अगर एक गिटहब का एक एमसीपी सर्वर है तो गिटहब के ही टूल्स होंगे। अब देखा जाए तो अगर गिटहब में अगर हम देखते हैं तो कौन कौन से टूल हो सकते हैं। लेट सपोज अगर करते हैं कि गिटहब में पहले तो टूल होता है कि ऐड रेपो, क्रिएट करते हैं रेपोजिटरी को, ठीक है। और सेकंड टूल होता है कि डिलीट रेपोजिटरी करते हैं, हम नॉर्मली यही करते हैं टूल। और या फिर हम और भी करें तो फिर सर्च करना, रेपोजिटरीज को सर्च करते हैं। इसी तरीके से ये है गिटहब का एमसीपी सर्वर। तो हम इसको इंटीग्रेट करके देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो पहला स्टेप ये है कि एमसीपी सर्वर इंटीग्रेट कहाँ पर होगा। हमने देखा था कि जो जेमिनी सीएलआई की जो मेन फाइल है जिसमें सारी इंटीग्रेशन होती है वो कौन सी है, वो कौन सी फाइल है, जेसन की सेटिंग्स डॉट जैसे इंस्टॉल है। तो एक काम करते हैं, हम इसको जस्ट यहाँ से कॉपी करते हैं, ये यहाँ से इसको कॉपी करके, और ये हमें कोड कहाँ पर इंटीग्रेट करना है, सेटिंग्स डॉट जेसन की फाइल में इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो सही, सेटिंग्स ये आ गई सेटिंग्स डॉट जेसन की फाइल हमारे पास। अच्छा, लोकल ही है। वो वाली है। सही है।
तो ग्लोबली, अच्छा लोकली नहीं करना, ये जो भी करना काम होगा लेकिन ग्लोबली करना होगा, ठीक है, जो कि ग्लोबली पूरे जेमिनी सीरियल में चल रही है। अब इसको हम ओपन कर लेते हैं, मैनुअली ओपन कर लेते हैं हम इसको, और इसमें हम वो कोड इंटीग्रेट कर लेते हैं जो कि MCP सर्वर का है। इसको आप VS कोड में ओपन कर लें तो ज़्यादा सही है। अच्छा, ओपन विद VS कोड। अच्छा, इसमें आप वो कोड को इंटीग्रेट करना है, तो सबसे पहले अब यहाँ पर क्या होता है, जेसन फॉर्मेट में हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, कॉमा यूज़ करना पड़ता है। अगर हम दूसरा कोड लिख रहे हैं या फिर दूसरा एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, कॉमा यूज़ करना। और उसके बाद हमें अब जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, जो हमने ऑब्जेक्ट को कॉपी किया है, उसको हमें यहाँ पर इंटीग्रेट कर देना है। सही है। अब इसमें एक कर्ली ब्रैकेट को हटा देना है, सही, क्योंकि वो कर्ली ब्रैकेट पूरे ओवरऑल मतलब उसका काम करेगा फिर, तो इसको हम हटा देते हैं, एक कर्ली ब्रैकेट को, ये वाला जो मैंने MCP सर्वर के से कॉपी किया था, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा वो कोड हो गया इंटीग्रेट। अब करना क्या है, अच्छा, अब यहाँ पे आप देखो क्या किया, settings.json के अंदर MCP का जो सर्वर का कोड था वो हमने कॉपी किया। अगर इसको आप देखो तो क्लियर लिखा MCP सर्वर्स, एक सर्वर है तो आप एक दफ़ा लिख सकते हो, मल्टीपल सर्वर्स है तो वो भी इसी प्रॉपर्टी के अंदर आएंगे, ठीक है। उसके बाद सर्वर हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, गिटहब का। गिटहब के लिए कमांड क्या यूज़ करी हमने, npx, ठीक है, कि वो npx का मतलब आपको पता है ना, वन टाइम ही चलता है, इंस्टॉलेशन नहीं होती। आर्ग्यूमेंट्स उसके क्या है, जो कि उसकी इंस्टॉलेशन की कमांड है, ठीक है, @गिटहब मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल जो भी है, ठीक है। उसके बाद env यानी आपके क्रेडेंशियल्स। जी मुजफ्फर आगे बताओ। अच्छा, अब हमें नीड होगी क्रेडेंशियल्स की, क्योंकि हम क्या यूज़ करें, थर्ड पार्टी एक मतलब कि वेबसाइट को यूज़ करें तो उसकी क्रेडेंशियल्स की नीड होती है। हम गिटहब को यूज़ करें तो गिटहब का क्रेडेंशियल होना ज़रूरी है। तो हम पहले क्या करेंगे, गिटहब के क्रेडेंशियल्स को कॉपी करेंगे, टोकन जनरेट करेंगे। तो हम दोबारा से वेब ब्राउज़र पे आते हैं और यहाँ पर गिटहब को ओपन कर लेते हैं। गिटहब लॉगिन, अच्छा, अब गिटहब पे आने के बाद आपको जस्ट प्रोफाइल पे क्लिक करना है और सेटिंग्स में आना है। यहाँ पर होगा डेवलपर मोड्स का ऑप्शन, तो यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सबसे एंड में आपके पास होगा डेवलपर सेटिंग, जहाँ से आपको टोकन मिल जाएगा आसानी से, ठीक है। अब इसमें जाने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन है, यहाँ पर 3 ऑप्शन है, और ऑथ एप्स और गिटहब एप्स। हमें क्या यूज़ करना है, पर्सनल एक्सेस टोकन। अब पर्सनल एक्सेस टोकन में जाकर हमें यहाँ पर ये जो क्लासिक वाला है हमें ये यूज़ करना है, ठीक है। क्लासिक वाले को यूज़ करना है क्योंकि ये एक जनरल टोकन है, इस वजह से। अब इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जनरेट टोकन, आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा जनरेट टोकन का, तो हमें न्यू टोकन को जनरेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं करता हूँ। यहाँ पर भी आपके पास 2 ऑप्शन आ रहे होंगे, एक जनरेट न्यू टोकन और एक जनरेट न्यू टोकन क्लासिक। तो हमें कौन सा यूज़ करना है, क्लासिक वाला यूज़ करना है, ठीक है, फॉर जनरल यूज़ के लिए। अब मैं इसको यहाँ से जनरेट कर लेता हूँ। अच्छा, ये आपसे वेरिफिकेशन मांगेगा। अब यहाँ पर इसने मुझे जनरेट कर मतलब टोकन अभी जनरेट नहीं किया, अभी एक प्रोसेस करना है। पहले तो आपको यहाँ पर एक नाम देना होगा, वो आप कोई भी नाम दे देते हैं। तो अभी हम क्या यूज़ करें, जेमिनी CLI हम उसके लिए यूज़ करें। नाम कोई भी हो सकता है, नाम मतलब कोई भी हो सकता है इसका। अब इसकी एक्सपायरेशन डेट आ रही है कि कब एक्सपायर हो जाएगा ये टोकन। और अब यहाँ पर आपके पास स्कोप्स आ रहे हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें एक्सेस देनी है, कौन कौन सी चीज़ें एक्सेस देनी है, ये समझ लें कि ये आपके पास टूल्स आ रहे हैं। अब मुझे कौन सा टूल मतलब क्या यूज़ करना है, ज़्यादा रेपो का यूज़ करना होगा, तो मैं इस पर जस्ट इसको चेकबॉक्स को लगा दूंगा, तो फिर ये सारे चेकबॉक्स मेरे पास आ जाएंगे, ठीक है। मैं इसके ये सेलेक्ट हो जाएगा सारा। मुझे रेपो का चाहिए, जिसमें मेरे पास रेपो ऐड हो सकती है, क्रिएट हो सकती है। और सेकंड मुझे क्या नीड होगी, सेकंड मेरे पास यहाँ पर डिलीट रेपो, तो मुझे ये भी एक्सेस चाहिए, डिलीट रेपो का भी एक्सेस चाहिए। और ये आप क्या बता रहे हैं, टोकन को एक्सेस बता रहे हैं कि क्या एक्सेस देना है। और उसके बाद यहाँ पर और भी एक्सेस हैं बहुत सारे, तो हम जस्ट ये यूज़ करें, एक रेपो वाला और एक डिलीट रेपो वाला, सही। अब उसके बाद हम इसको जनरेट कर देते हैं टोकन को।
स्टेप्स एक बार दोबारा सुन लें। क्या किया हमने? सबसे पहले npx से mcp की सर्वर्स की हमने सेटिंग्स ली, उसको पेस्ट कर दिया। नेक्स्ट हम कहाँ पे आए? गिटहब के ऊपर डेवलपर सेटिंग्स में। वहाँ पे आपने क्या किया? जनरेट टोकन्स क्लासिक। क्लासिक क्यों? क्योंकि वो जनरल पर्पस है। फाइन ग्रेन वो आपका एक एक्सटर्नल फीचर है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। तो टोकन जनरेट करने के बाद कौन कौन से उसको फीचर्स प्रोवाइड करने हैं उस टोकन के अंदर, आप चाहें तो रेपोज, वर्क फ्लोज, मल्टीपल आपके पास है, ऑथेंटिकेशन, ये सारी चीज़ें उसके अंदर इनेबल है। जो आपको चाहिए वो सिलेक्ट करो एंड देन जनरेट टोकन। एट देन आपके पास टोकन आ जाएगा। नेक्स्ट है, अच्छा, उसके बाद क्या करना है आपको? टोकन को कॉपी कर लेना है यहाँ से और दोबारा से जाना है आपकी सेटिंग्स डॉट जेसन की फाइल में। अच्छा, वो नीचे सही है। अब यहाँ पर वो टोकन को पेस्ट कर देना है। सही है। अब यहाँ पर हमारी इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गई। बस इतना सा स्टेप था जो मतलब जेमिनी CLI में अब हम जब जेमिनी CLI को आप रन करेंगे तो फ्री ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाएगा, MCP सर्वर हमारे पास ऐड हो जाएगा। अब हम दोबारा से जेमिनी CLI को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं CMD जैसे लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं जेमिनी को स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये 1 से 2 मिनट लेगा और फिर MCP सर्वर को इनिशियलाइज कर देगा। अब यहाँ पर आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहा होगा 1 MCP सर्वर। इसका मतलब कि MCP सर्वर इनिशियलाइज हो रहा है। आपके पास तो हुआ है ना, जो हुआ भी हुआ सर पूछ रहे थे ना, हुआ कि है। आपके पास तो है। हाँ हुआ हुआ है। MCP सर्वर कनेक्ट हो गया। जब सेटिंग्स में आपने ऐड किया, फर्स्ट चीज़ MCP की कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद उसके टोकन्स। ठीक है, जो भी आपकी क्रेडेंशियल है, जैसे ही ऐड करोगे MCP सर्वर आपका आपकी जेमिनी CLI के साथ कनेक्ट हो जाएगा ग्लोबली। लोकली करना चाह रहे हो तो आप ये लोकल स्लॉट सेटिंग्स के अंदर डाल देना। ठीक है, फिर क्या होगा? ये वाला MCP सर्वर जस्ट वहीं पे इंटीग्रेट होगा जहाँ पे है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अब इसको चेक करना होगा कि MCP सर्वर हमारे पास आया भी है या नहीं आया। तो उसके लिए क्या यूज़ करना होगा? /MCP जैसे ही आप इसको रन करेंगे MCP और यहाँ पर लिस्ट। सही है, मेरे पास सारे लिस्ट आ जाएंगे जो भी MCP सर्वर है। अब यहाँ पर आपके पास MCP सर्वर क्या आ रहा है? ये जो ग्रीन मार्क है इसका मतलब है कि जो गिटहब का MCP सर्वर है वो इनिशियलाइज हो गया है, मतलब रनिंग पर है वो। सही है, यहाँ पर अगर रेड मार्क आ जाए तो इसका मतलब वो वर्क नहीं करेगा, वो MCP सर्वर रनिंग पर नहीं होगा। तो वो अलग से मतलब उसको हमें डिबग करना होगा, देखना होगा क्या इशू है। अब उसके बाद अब यहाँ पर गिटहब का MCP सर्वर आ गया। टूल्स कौन से जो टूल्स हैं वो देख लेते हैं हम। सो टूल्स हमारे पास हैं, यहाँ पर देखें क्रिएट मतलब ऐड इशू कमेंट क्रिएट और क्रिएट ब्रांच कर सकता है, क्रिएट इशू कर सकता है, और भी बहुत सारे टूल्स हैं जो कि हम नॉर्मली यूज़ करते हैं गिटहब में। और सर्च फाइल्स को सर्च कर सकता है। और यहाँ पर एक और होगा क्रिएट रेपोजिटरी भी होगा यहाँ पर। ये रहा क्रिएट रेपोजिटरी को भी क्रिएट कर सकते हैं आसानी से। इसका मतलब MCP सर्वर इनिशियलाइज हो गया। अब इसको यूज़ करना है। अब देखें ये MCP सर्वर एक टूल की तरह काम कर रहा है, मतलब जैसे अब एजेंट के पास पहले से ही टूल्स थे। अब जैसे यहाँ पर मैं अब जो क्वेरी दूंगा, यूज़र की जो क्वेरी दूंगा, तो अब वो ये टूल्स MCP सर्वर से ये टूल्स देगा कौन सी मतलब यूज़र की क्वेरी, उस हिसाब से ये टूल्स को कॉल करेगा जो नॉर्मली एजेंट करता है कॉल। तो अब हम इसको एक रेपो क्रिएट करवा देते हैं सिंपल। सो मैं इसको कहता हूँ जस्ट क्रिएट रेपो फ्रॉम इन माई गिटहब अकाउंट, द रेपो नेम इज़ रेपो का नाम कुछ भी रख सकते हैं, तो टेस्टिंग अभी के लिए मैं रख रहा हूँ। ठीक है, और उसको फिर अब यहाँ पर आपसे एक चीज़ पूछेगा, पहले तो कंफर्मेशन करेगा। अब देखें यहाँ पर क्रिएट रेपोजिटरी का टूल पूछ रहा है, ये इस टूल को कॉल करना है, वो तो इसको पता चल गया कि टूल को कॉल करना है। और अब यहाँ पर परमिशन मांग रहा है, तो हम इसको अलाउ कर देते हैं। MCP सर्वर गिटहब का टूल कॉल होगा। अब देखें यहाँ पर टूल कॉल हो गया हमारे पास, और यहाँ पर टूल का स्कीम आ गया कि रेपो का नाम क्या होना चाहिए। अच्छा, ये जो MCP सर्वर है ना, अब जितने भी टूल्स हैं इनका पहले से ही स्कीमा डिफाइन हुआ है, पहले से ही डिफाइन हुआ है। इसका मतलब जस्ट ये ऑटोमेटिकली क्या कर देगा,
आपकी जो क्वेरी है, अब देखिए मैंने क्या क्वेश्चन किया था कि क्रिएट कर दो रेपो नेम क्या था, टेस्टिंग। क्रिएट में जो क्रिएट का टूल था उसकी स्कीमा में इसने नेम की प्रॉपर्टी में क्या रख दिया, टेस्टिंग रख दिया, जो क्रिएट रेपोजिटरी थी। अब उसके बाद इसने मुझे सारा ये रिटर्न आउटपुट दिया, जो कि यहाँ से ये टूल से आ रहा है, सही, ये टूल रिटर्न कर रहा है आउटपुट कि ये रेपो है, मतलब कि ये नाम है और गिटहब का नाम है, इस तरीके से। अब रेपोजिटरी देखते हैं क्रिएट की भी है या नहीं की इसने। तो यहाँ पर हमारे पास ये URL मिल जाएगा, तो हम इसको जस्ट यहाँ से रिडायरेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास रेपोजिटरी क्रिएट हो गई आसानी से। जस्ट मैंने क्या किया था, मैंने सिर्फ उसे क्वेरी दी, और MCP सर्वर की वजह से इसने टूल कॉल की क्रिएट रेपोजिटरी, और इसने आसानी से क्रिएट कर दी रेपोजिटरी को। इस तरीके से काम बहुत ज़्यादा आसान हो गया। अगर हम नॉर्मली यूज़ करते हैं तो हमें कमांड्स लिखनी पड़ती हैं किसके लिए, रेपो क्रिएट करने के लिए। अब इससे आसानी क्या हुई, क्या करना पड़ता था आपको जब रेपो बनानी होती थी, कोड के थ्रू गिटहब की API लेके आओगे, उसको रीड करोगे, एंड पॉइंट्स देखोगे, उसकी इंटीग्रेशन करोगे, फिर जब यूज़र का प्रॉम्प्ट आएगा कि भाई क्रिएट करो रेपोजिटरी, हो सकता है इंटीग्रेशन में कोई मसला हो गया, फिर वो एरर आएगा, फिर उसको रिजॉल्व करोगे। मल्टीपल थिंग्स है। MCP सर्वर एक बार सक्सेसफुली इंटीग्रेशन हो चुकी है, अब क्या कर रहे हो, आप सिर्फ यूज़ कर रहे हो बिल्ट इन सर्वर्स को। समझ आ रही है? अब टास्क क्या है आपकी नेक्स्ट क्लास का, फायरफॉक्स का या कोई सा भी दूसरा MCP सर्वर आप लोगे, उसको इंटीग्रेट करोगे, ठीक है, उसके थ्रू कोई प्रोजेक्ट बनवाओगे, चाहे वो गूगल, तो आप ले लो फायरफॉक्स स्टूडियो का या गूगल AI स्टूडियो का, ठीक है। लेने के बाद एक छोटा सा आपने जेमिनी CLI से प्रोजेक्ट बनाना है और उसको लेके आना, प्रोजेक्ट XYZ आप कुछ भी बनाओ, वो देखते हैं आपकी क्रिएटिविटी आइडियाज़ कितने हैं, ठीक है। और जो अभी इस क्लास में दिया था क्या बनाने को, फाइनेंस ट्रैकर, वो रिक्वायर्ड है, लाजमी होना चाहिए, नहीं होगा तो प्रॉब्लम है आप लोगों के लिए, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछें। आप कोई सा भी MCP का सर्वर लो बिल्ट इन, चाहे वो फायरफॉक्स का हो या किसी का कैनवा का ले लो, ठीक है। लेने के बाद उसकी इंटीग्रेशन आपने करनी है, इंटीग्रेशन के बाद फिर आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप उससे प्रोजेक्ट बनवाना है इंटरेक्टिव सा, जेमिनी CLI के साथ MCP सर्वर यूज़ करते हो, बिल्कुल, ठीक है। ऐसा नहीं है आपने CLI भी UI भी जनरेट करवानी है, ठीक है। होने के बाद सबमिशन फॉर्म अगर शेयर अनस भाई कर देंगे, उससे आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा, वहाँ पे सारे फॉर्म्स यानी अपनी सबमिशन कर दीजिएगा। और दूसरी चीज़, अभी क्लास का जो फाइनेंस ट्रैकर था उसको इम्प्रूव करके उसकी UI जनरेट करके अच्छी सी, फिर आप उसको भी सबमिट करिएगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? ठीक है, और टूल्स देखते हैं हमारे पास कौन कौन से हैं। अच्छा, अब एक और टूल हम टेस्टिंग कर लेते हैं कि जैसे हमने ये रेपोजिटरी तो बना ली, लेकिन अब मुझे इस रेपो को डिलीट करना है, तो हम इसको कह देते हैं डिलीट रेपो, और उसके बाद रेपो का नाम दे देते हैं टेस्टिंग, डिलीट रेपो नेम टेस्टिंग। अब कौन सा टूल कॉल होगा, डिलीट रेपो का टूल कॉल होगा। I cannot directly delete repository, I can only create full